गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। आज के सेशन में इस क्लास में हम आपके लिए ग्राम समाज एवं ग्राम विकास लाए। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास का यूपी लेखपाल में पूछी जाती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राम समाज एवं ग्राम विकास का 25 नंबर का यूपी लेखपाल में रोल रहता है। टोटल जो होता है 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें और भी आपके सब्जेक्ट बाइफरकेट होते हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, जीके हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और ग्राम समाज एवं ग्राम विकास हो गया। बच्चों सभी सेक्शन जो है 25-25 नंबर के आते हैं, यानी कि 25 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 25 नंबर की आपकी मैथ आएगी, 25 नंबर की आपकी जीके आएगी और 25 नंबर का पूरा ये सेक्शन हमारा पूरा कवर होगा। जो ग्राम समाज एवं ग्राम विकास में जो भी टॉपिक्स हैं, सिर्फ और सिर्फ बच्चों 25 नंबर के क्वेश्चन यहीं से रखें। टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं चैप्टरों से बच्चे पूछे जाएंगे जो है। ठीक है, लेखपाल का एग्जाम अभी हुआ नहीं है, लेखपाल एग्जाम होने ही वाला है लगभग जो है। ये मानिए कि मई में आसपास लेखपाल के यूपी के लेखपाल का एग्जाम होगा जो है। तो हम आपके लिए आज जो है आज से अपना ग्राम समाज एवं ग्राम विकास के एक एक लेक्चर को पढ़ेंगे जो है। ठीक है बच्चों, डेली लेक्चर पढ़ेंगे और डेली इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपको अपलोड कर दी जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो जो पेपर में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछना है। चलिए आइए बच्चों, सबसे पहला है 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में पहला चैप्टर ये है हमारा ग्राम समाज एवं विकास में। दूसरा चैप्टर है ग्राम विकास प्रबंधन, गांव के विकास कैसा प्रबंधन, कैसा मैनेजमेंट सिस्टम है, ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या। बच्चों इसमें हम ये सीखेंगे ग्राम विकास शोध प्रणालियां, गांव के विकास के लिए क्या क्या शोध प्रणालियां हैं वहां के लिए। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, गांव के लिए स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या है बच्चों, सरकार ने वहां के लिए क्या क्या किया उन लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। गांव में जैसे सरकारी अस्पताल होते हैं ना, पीएचसी वगैरह, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह है ना। ठीक है बच्चों, ग्रामीण सामाजिक विकास, गांव के सामाजिक विकास की सरकार के क्या क्या योगदान रहा है इसमें जो है। ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व, गांव के विकास में भूमि सुधार का महत्व। अगला है बच्चों चैप्टर नंबर 7 लेखपाल के कार्य। गांव में क्या होता है, लेखपाल काम होता है। लेखपाल कहाँ बैठता है बच्चों, तहसील में बैठता है। ये गांव स्तर का क्या होता है, सरकारी कर्मचारी होता है। लेखपाल के कार्य पढ़ेंगे एवं भूमि नापन, और इसके पास लेखपाल के पास क्या क्या बच्चों कागज होते हैं। ठीक है, लेखपाल के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 पे। अगला है उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवस्था, यानी कि यूपी में अपने एग्रीकल्चर का कैसा अरेंजमेंट है, कैसी व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन सी खेती कब होती है। ठीक है बच्चों, ये सब पढ़ेंगे इसमें। अगला है चैप्टर नंबर 9 केंद्र सरकार की योजना है। ग्रामीण यानी कि गांव के विकास के लिए, गांव की यानी केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं लाई है गांव के विकास के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं गांव के विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं। प्रेजेंट में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बच्चों कौन है, प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, उनको जो है प्रचंड बहुमत मिली थी, जीत हुई थी जो है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री फिलहाल योगी आदित्यनाथ, जिनका 25 तारीख को 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम उनके शपथ ग्रहण समारोह होगा बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमको कवर करना है क्लास में। आप परेशान मत होइए, आपके एग्जाम से होने से पहले पहले हम आपका ये पूरा ग्रामीण समाज एवं विकास पूरा पढ़ा देंगे। हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत आराम सीखेंगे, बहुत प्यार से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट्स को, एक एक लाइन को बड़े अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे बच्चों। और हाँ, साथ साथ में जैसे हमने 2-3 टॉपिक पढ़ा दिए, तो आपको क्या है साथ साथ में हम आपको प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। ठीक है, हम डेली क्वेश्चन लाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो हमने आज पढ़ाया है उसको कल रिपीट भी कराएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है बच्चों, बने रहिए। चलिए पहला से हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं बच्चों, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में पहला अपना चैप्टर को आज हम क्लियर करते हैं, इसी को हम पढ़ते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बच्चों, हमने भी आपको बताया टोटल 25 क्वेश्चन इससे आते हैं, ग्रामीण समाज एवं ग्राम विकास से पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 नंबर किसमें आपकी क्या आती है, मैथ्स आती है। जो अभी हमने आपको बताया 25 नंबर की आपको क्या आती है, जीके। जीके में आपका जो है इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, यूपी जीके भी हो गई। और 25 नंबर बच्चों आपकी क्या आती है, मैथ हो गई, जीके हो गई, ग्राम समाज एवं ग्राम विकास हो गया। और बच्चों 25 नंबर की क्या हो गई आपकी हिंदी आती है। ठीक है बच्चों,
टोटल हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 25 नंबर के, 25 के ये 25 के 25, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का ही आपका पेपर होता है बच्चों। नेगेटिव मार्किंग यहीं पे बात में, नेगेटिव मार्किंग इसकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है बच्चों। ठीक है, टोटल टाइम हमारा पेपर एग्जाम का 1.5 घंटे है, यानी कि मिनट की बात करें तो 90 मिनट्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पहला, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। चलिए बच्चों, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में आप जानते हैं भारत एक ग्राम प्रधान देश है। भारत एक ग्राम प्रधान देश है और देश का यानी कि राष्ट्रीय विकास तभी होगा जब हमारे गांव का विकास होगा। गांव के विकास के बिना देश का यानी कि राष्ट्रीय विकास बच्चों संभव नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बच्चों कुल 6,40,930 गांव थे। ठीक है, जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में कुल टोटल गांव कितने थे, 6,40,930 गांव थे बच्चों। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने गांव थे, तो बच्चों थे 6,40,930 गांव थे। अब बच्चों ये सेंसस क्या होता है, जनगणना क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड आया है सेंसस को हिंदी में, इंग्लिश में जनगणना, इंग्लिश में सेंसस कहते हैं और इंग्लिश में अगर इसकी बात करें बच्चों तो इसको क्या कहते हैं, जनगणना कहते हैं। जनगणना आखिर में होता क्या है, जनगणना आखिर में होता क्या है, किसी भी देश अथवा क्षेत्र के बारे में, किसी भी देश अथवा क्षेत्र में लोगों के रहने के बारे में पूरी जानकारी को रिकॉर्ड करना ही जनगणना कहलाता है। किसी भी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में पूरी तरह से इंक्वायरी करना, सूचना प्राप्त करना और इसे एक डाटा की तरह रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है बच्चों, जनगणना कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो जनगणना तो ये हो गई हमारी। ठीक है, जनगणना कब होती है बच्चों, जनगणना हर 10 साल बाद होती है। जनगणना हर 10 साल बाद होती है, हर 10 ईयर्स बाद सेंसस होती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो 2011 तक भारत की कितनी बार जनगणना कराई जा चुकी है, 2011 तक यदि देखें तो 2011 तक भारत की 15 बार जनगणना कराई जा चुकी है। 15 बार जनगणना हो चुकी है 2011 तक। ठीक है बच्चों, तो 2011 तक की जनगणना तो देखा जाए तो कितने बार हो चुकी है, 15 बार जनगणना हो चुकी है। और जनगणना होती कब है बच्चों, ये हर 10 साल बाद होती है। अच्छा, जनगणना शुरुआत कब हुई बच्चों, पहली जनगणना कब हुई, किसके शासनकाल में कराया गया बच्चों, तो पहली जनगणना की बात करें तो फर्स्ट सेंसस हमारी बच्चों 1872 में कराई गई, यानी कि पहली जनगणना कब कराई गई, 1872 में। किसके शासनकाल में कराई गई बच्चों, लॉर्ड मेयो। तब बच्चों क्या था, ब्रिटिश का शासन चल रहा था भारत में, तब उस समय क्या कराई गई थी, 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के अधीन कराई गई थी बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज, भारत के संविधान में धारा 246 के तहत सरकार को जनगणना कराने का दायित्व प्राप्त किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान में धारा 246 के तहत क्या है, सरकार को जनगणना कराने का सरकार को जिम्मेदारी सौंपी गई है, दायित्व दिया गया है बच्चों। ठीक है, जनगणना कराता कौन है, जनगणना बात तो ये आ गई कि जनगणना कराता कौन है जो है, तो जनगणना कराने वाला, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जनगणना हमारा कौन कराता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर।
ठीक है बच्चों। तो जनगणना कौन कराता है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर। कमिश्नर क्या कराता है? जनगणना कराता है। ठीक है। और ये किसके अधीन काम करता है बच्चों? ये करता है गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करता है। ठीक है, तो ये तो हमने अभी क्या बताया आपको, जनगणना के बारे में थोड़ा सा बताया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में देखा जाए तो 6,40,930 गांव थे। 2000 हर 10 साल बाद जनगणना कराई जाती है। 2011 तक जनगणना कब हो चुकी है? 15 बार जनगणना हो चुकी है। हाँ बच्चों, 2011 से अगर 10 साल बाद देखें तो बच्चों 2021 आता है। अगर 2011 के बाद से देखें तो 2021 आता है, तो जनगणना हो जानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ बच्चों, कोविड के कारण अभी जनगणना नहीं हो पाई। उसकी वजह से क्या हुआ, मैटर यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जनगणना सबसे पहले कब कराएगी? जनगणना बच्चों सबसे पहले 1872 में कराएगी। किसके शासनकाल में कराएगी? लॉर्ड मेयो ने भारत में क्या किया, सबसे पहले जनगणना करी। तब क्या था, ब्रिटिश काल का शासन चल रहा था बच्चों। ठीक है, तो भारत के संविधान की धारा 246 के तहत सरकार को दायित्व सौंपा गया है जनगणना कराने का। जनगणना बच्चों कराता कौन है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर जनगणना करवाता है। ये किसके अधीन काम करता है? ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अधीन बच्चों ये काम करता है। ठीक है, चलिए इतना जिसको भी नोट करना हो बच्चों नोट कर लीजिए, हम 1 मिनट के लिए रुके हुए हैं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। चलो, हमारे देश का विकास जो है बच्चों, हमारे देश का विकास गांवों के विकास से सीधा सीधा बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं वास्तव में गांव की खुशहाली हमारे देश की खुशहाली में निहित है। गांव की खुशहाली ही हमारे देश की खुशहाली है, और गांव का सीधा सीधा विकास पूरी तरह से देश के विकास से जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, भारत के लगभग 70% आबादी ग्रामीण है। ठीक है, भारत के इंडिया के लगभग 70% आबादी बच्चों कैसी है, ग्रामीण है। लेकिन जनसंख्या की बात में लगभग इस समय भारत जनसंख्या वही जो है 125 करोड़ के आसपास होगी जो है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो है वही 127-28 करोड़ के आसपास होगी भारत की जनसंख्या। ठीक है, तो लगभग 70% आबादी इसकी बच्चों क्या है, ग्रामीण आबादी है भारत की। ठीक है, चलिए इसको हम रफ करते हैं। अभी आपको हमने आपको बताया बच्चों कि भारत की लगभग 70% आबादी ग्रामीण है। 70% आबादी लगभग कैसी है बच्चों, ग्रामीण है, जो कि भौतिक संरचना और जनसंख्या के आधार पर बटी हुई है। भौतिक संरचना और जनसंख्या के आधार पर बटी हुई है बच्चों। अच्छा, गांव के लोगों का कामकाज क्या होता है? ज्यादातर वो उनका किनसे लगाव होता है? कृषि से, खेती बाड़ी से, पशुपालन से, इन्हीं संबंधित क्या होता है गांव के लोगों का क्या कहते हैं, लगाव जुड़ाव रहता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि गांव के आदमियों का, गांव के व्यक्तियों का रहन सहन और शहर के व्यक्तियों का रहन सहन से काफी अलग है। यानी कि परंपरा यूं कहें कि वो अपने पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाज को मानते चले आए हुए हैं, लेकिन शहर वालों का ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कहा, हाँ 70% आबादी हमारी भारत की कैसी है, ग्रामीण है। ठीक है, और ग्रामीण लोगों का जुड़ाव किससे रहता है? कृषि पालन से, पशुपालन से रहता है। ठीक है, और कुटीर उद्योगों, छोटे छोटे उद्योगों वगैरह से होता है ना। चलिए, ये तो हमारा था बच्चों ग्रामीण विकास भारतीय संविधान, थोड़ा इतना सा आपको ब्रीफ था। अब आते हैं बच्चों ग्राम सभा की बात करते हैं जरा हम।
ग्राम सभा। अच्छा, आप वोट कब डालते हैं? आपका वोटर लिस्ट में नाम बच्चों कब होता है? आपका वोटर लिस्ट में नाम आपका तभी होगा जब आपकी उम्र 18 प्लस हो जाएगी। जब आपकी उम्र 18 प्लस हो जाएगी तब आपकी वोटर आईडी में आपका क्या, वोटर लिस्ट में आपका नाम सम्मिलित होगा, तब आपकी वोटर आईडी कार्ड बन के आती है। ठीक है, अगर आप 18 वर्ष की उम्र के आयु के नहीं होते हैं तो आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ता है। लेकिन अब क्या कर दिया है कि आधार के हिसाब से अब तो क्या कर दिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बना दिए हैं, जैसे कि आधार कार्ड। आधार कार्ड के हिसाब से यदि आपकी आयु 18 प्लस हो गई है तो आप मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं, और यदि 18 प्लस आपकी नहीं हुई है तो आप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं और वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, गांव जैसे प्रधानी के वोट आते हैं, गांव के प्रधानों के वोट आते हैं, होते हैं प्रधानी के वोट आते हैं, जिला पंचायती के वोट आते हैं, विधानसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, इन सब इलेक्शंस में क्या, इलेक्शन आप चुनाव कब डाल पाएंगे, वोट आप कब डाल पाएंगे, जब आपके पास बच्चों क्या होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए, जब आपके पास मतदाता कार्ड होगा आपके पास, तभी आप वोट डाल सकेंगे जो है। ठीक है, तभी आपके पास अधिकार है वोट डालने का। ठीक है बच्चों, जी हाँ। तो किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव, किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांव की, हमने क्या बताया, किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों की समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी एक मतदाता सूची ग्राम सभा है। और ग्राम सभा क्या है बच्चों, पंचायती राज की मूलभूत इकाई है। ग्राम सभा की बात करें तो क्या है, पंचायती राज की मूलभूत इकाई है। ठीक है बच्चों, हमने बताया कि किसी भी गांव या पंचायत को चुनाव कराने वाले लोगों का समूह क्या होता है कि मतदाता सूची में शामिल होता है। ठीक है, अब वो मतदाता सूची क्या होती है, सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है। मतदाता सूची में क्या गांव के लोग होंगे जिनकी उम्र 18 प्लस हो जाएगी, उनका मतदाता सूची में बच्चों क्या होगा, नाम होगा, वो अपना वोट डालने की उनका अधिकार है जो है। ठीक है, पंचायती राज क्या है, ग्राम सभा की मूलभूत इकाई। तो ग्राम सभा की मूलभूत इकाई क्या है, पंचायती राज। पेपर में क्वेश्चन आता है ग्राम सभा की मूलभूत इकाई क्या है बच्चों, ग्राम सभा की मूलभूत इकाई हमारी क्या है, पंचायती राज है बच्चों। चलिए, बहुत अच्छी बात। अगला बच्चों, ग्राम पंचायत समिति। ग्राम पंचायत समिति क्या होता है, ग्राम पंचायत समिति ग्राम सभा द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को, ग्राम सभा द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। क्या बताया, ग्राम सभा द्वारा चुने गए, सिलेक्ट किए गए पदाधिकारियों को, पदाधिकारी लिखा है बच्चों, ठीक है, पदाधिकारियों को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्राम सभा द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। ऐसे इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे प्रधान, वार्ड मेंबर आदि। ठीक है, प्रधान क्या होता है, प्रधानी के जब वोट होते हैं क्या होता है, एक वोटर लिस्ट बनती है गांव में, घर घर क्या होती है, पर्चियां आती हैं वोट डालने के लिए। ठीक है, वहां के लोग उम्मीदवार क्या होते हैं, खड़े होते हैं गांव के मतलब प्रधानी के चुनाव को लड़ने के लिए, खड़े होते नहीं खड़े होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, ग्राम सभा द्वारा, यानी कि अब इलेक्शन हुआ, पर्चियां आई वोट डालने के लिए, प्रधान के पास, प्रधान भी खुद डालता है अपना वोट प्रधान डालेगा, उसके परिवार के जो लोग होंगे डालेंगे। ठीक है, और इसके बाद उस गांव में जिनका वोटर आईडी बनी, वोटर कार्ड बना होगा, तो वो भी क्या होंगे, प्रधान को वोट
देंगे, दे सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये नहीं है कि गांव जैसे हम कहते हैं 4 प्रधान खड़े हुए हैं, कहते कि नहीं पूरे गांव वाले जितने लोग हैं एक ही प्रधान को दे देंगे, ऐसा हो सकता है भाई। किसी का मन है कि हमारा जो है क्या कहते हैं हम सरोज कुरील को दें वोट, किसी को कहते नहीं हम क्या कहते हैं राजेश तिवारी को वोट दें, कोई कहता है इसको वोट देंगे। ऐसा तो नहीं कि सभी लोग जो है सरोज कुरील को ही वोट दे देंगे, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है। हमारा मन है हम इसको दे सकते हैं, हमारा मन है हम वोट इनको दे सकते हैं, हमारा मन है हम इनको दे सकते हैं। ग्राम सभा यानी गांव के लोगों को जिसको अपना वोट देना चाहे वो अपना उनको वोट दे सकते हैं, ऐसा किसी के पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ना तो कोई डरा के ना तो कोई धमका के आपसे कि ये फलाने पूरा वोट इनको डालोगे तो मार देंगे, ऐसा नहीं बच्चों। जो है आपकी जिसकी जिम्मे आपकी जिसकी इच्छा करे, आपका मत ही आपका अधिकार है, ठीक है। जिसकी आपकी इच्छा करेगा आप ही उसको वोट डालेंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वही है कि ग्राम सभा द्वारा चुने गए पदाधिकारियों को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। जैसे किसमें प्रधान आ गया, वार्ड मेंबर्स वगैरह आते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात, समझ में आया उम्मीद करते हैं। जो नेक्स्ट आता है हमारा तहसील। आप कोई भी घर से काम कराने जाने निकलते हैं, कहते हैं हम तहसील जा रहे हैं, थोड़ा तहसील से काम कराना। तहसील क्या होता है, तहसील का मुख्य काम क्या होता है, तहसील में जुड़ा जो बड़ा अधिकारी बैठता है वो कौन होता है, उच्च अधिकारी कौन होता है, ठीक है बच्चों। तो तहसील क्या है जो है, इंग्लिश में भी इसको तहसील बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसको तालुका भी, तालुका ऐसे बोलते हैं जो है, ठीक है। तो बात हम कर रहे हैं बच्चों तहसील की। नाम सभी ने सुना होगा, ऐसा तो नहीं कोई परिचित ना हो तहसील नाम से जो है। तहसील तहसील जो होती है भारत की एक प्रशासनिक इकाई है, इंडिया की एक प्रशासनिक इकाई है। इकाई कह रहे हैं, यूनिट कह रहे हैं, ठीक है बच्चों, बात एक ही है। तहसील क्या है, इंडिया के एक प्रशासनिक इकाई है। एक राज्य की बात करें, राज्य यानी कि स्टेट की बात करें, स्टेट क्या है बच्चों, कई सारे राज्यों से मिलकर बना। एक राज्य क्या है, कई सारे जिलों से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक राज्य बहुत सारे क्या होता है डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि एक जिले में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक राज्य में क्या है बहुत सारे जिले हो सकते हैं, और एक जिले में क्या है बच्चों कई सारी तहसील हो सकती हैं, ठीक है। एक जिले में क्या हो सकता है बहुत सारी तहसील भी हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो राज्य होगा हमारा तो वहाँ पे क्या होंगे जिले होंगे, जिले होंगे तो वहाँ पे बच्चों क्या होगी तहसील होगी। जैसे प्रेजेंट बात करें उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और 75 जिलों में से क्या है सभी जिलों की अपनी तहसील भी है। हो सकता है किसी एक जिले में 2-3 तहसील हो सकता है किसी जिले में एक ही तहसील हो। छोटा जिला होगा तो अपना एक तहसील होगी, अगर बड़ा जिला होगा तो क्या है बच्चों दो 3-4 जो तहसील हो, ठीक है। तो एक राज्य कई सारे जिलों से मिलकर बना होता है, और एक जिले में कई सारी तहसील हो सकती है बच्चों। तहसील की बात करें तो यहाँ के तहसील का उच्च अधिकारी कौन होता है, उच्च अधिकारी कौन होता है तहसील का, वो होता है बच्चों तहसीलदार होता है, ठीक है। उच्च अधिकारी यहाँ बच्चों क्या होता है तहसीलदार, और तहसीलदार में बच्चों लेखपाल भी आपका मिलेगा, कानून गो भी मिलेगा, आपका राजस्व निरीक्षक मिलेगा जो आपके, और जो भी अधिकारी वगैरह होते हैं सब क्या होते हैं तहसील में ही आके लगभग मिलते हैं जो है, ठीक है। तो उच्च अधिकारी तहसील कौन होता है बच्चों तहसीलदार होता है। मुख्य कार्य की बात करें, इसका मुख्य कार्य क्या है, तहसील का मुख्य काम क्या है राजस्व को संग्रह करना, रिवेन्यू को कलेक्ट करना, ठीक है बच्चों। राजस्व यानी कि हम यहाँ रिवेन्यू लिख देते हैं, को संग्रह करना, ठीक है। तो तहसील का मुख्य काम होता है राजस्व को संग्रह करना, रिवेन्यू को कलेक्ट करना, ही तहसील का हमारा मुख्य काम होता है। तो तहसील हमने क्या बताया भारत की एक प्रशासनिक इकाई है, एक राज्य कई सारे जिलों से मिलकर बना होता है, एक जिले जो है कई सारी तहसील होती हैं। तहसील का उच्च अधिकारी कौन होता है बच्चों तहसीलदार होता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसडीएम।
एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है बच्चों, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, यानी कि राजस्व संग्रह को क्या करना बच्चों, इकट्ठा करना, ठीक है। चलिए जिसको नोट करना हो बच्चों नोट कर लीजिए, हम रुके हुए हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। रब कर दे बच्चों। चलिए तहसील हो गया। अब अगली बात करते हैं बच्चों ब्लॉक। नाम सुना बच्चों आपने, वीडियो। ब्लॉक यानी कि खंड, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा बीडीओ। बीडीओ बच्चों क्या होता है, बीडीओ यानी कि देखा जाए इसकी फुल फॉर्म की बात करें पहले तो होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है बच्चों। ये तो इसका हो गया फुल फॉर्म, यानी कि ब्लॉक यानी कि ब्लॉक हो गया, डेवलपमेंट विकास, ऑफिसर में अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, इसका हिंदी में बोलते हैं खंड विकास अधिकारी, बीडीओ को बच्चों, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई है। ब्लॉक जो होता है ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई है, यानी कि ज्योग्राफिकल यूनिट है। ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई क्या है बच्चों, ब्लॉक है। और इसका प्रभारी अधिकारी कौन होता है, यानी बड़ा अधिकारी इसका कौन होता है बच्चों, बीडीओ होता है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसकी भौगोलिक इकाई बच्चों क्या होती है, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई है ब्लॉक बच्चों, ठीक है। बीडीओ का काम क्या होता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का, सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं की क्रियान्वयन समीक्षा करना, ठीक है। जो भी सरकार की योजनाएं चल रही गाँव के विकास के लिए, उन सभी योजनाओं क्या होता है बच्चों, इसका समीक्षा करता है, जो इसका, ठीक है, जांच पड़ताल करता है, ठीक है। और गाँव के लोगों की जो भी शिकायतें होती हैं, जनता की शिकायतें होती हैं, क्या करता है, उसके कुछ कमेटी बना के क्या करता है, उनको सभी को निस्तारण कराता है, ठीक है बच्चों। और ये अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर क्या करता है, पालन करता है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करता है, ठीक है। और पूरे हिसाब किताबों का लेखा जोखा पूरा अपना ही सब तैयार करता है, ठीक है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खंड विकास अधिकारी होता है, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई होती है, यहाँ का उच्च अधिकारी हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है। गांवों के विकास की जिम्मेदारी किसकी होती है बच्चों, बीडीओ की होती है, ठीक है। खंड के ग्रामों के विकास जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है, ये करती हमारे बीडीओ पे, ठीक है। चलिए अभी हमने इतना शॉर्ट में पढ़ा है ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। इनको भी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, उसका तहसील वो क्या कहते हैं, लेखपाल बताएंगे, कानून गो बताएंगे, अमीन बताएंगे, ठीक है। अमीन, अमीन क्या होता है, भू राजस्व की वसूली करता है, भू राजस्व की वसूली करने का काम किसका होता है, अमीन का होता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम रब करते हैं।
अगला है बच्चों ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय। ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय। अच्छा बच्चों, गांव यानी ग्राम को देखा जाए, ग्राम यानी गांव होता है। गांव को उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? गांव को उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिला था? वैदिक साहित्य में मिला था। ठीक है बच्चों, तो गांव का उल्लेख सबसे पहले हमको वैदिक साहित्य में मिला था। ठीक है, प्रथम उल्लेख गांव का हमें सबसे पहले कहाँ मिला था? वैदिक साहित्य से मिला था। और गांव के लोगों का जो मुख्य काम है यहाँ क्या है? वो कृषि से लगाव रखते हैं। हमने अभी आपको ऑलरेडी बताया था। वो बच्चों क्या होते हैं? पशुपालन से भी अपना उनका लगाव होता है। ठीक है, और खेती हारी से लगाव होता है। ठीक है, तो ग्राम शब्द मानी गांव होता है। सबसे पहला उल्लेख इसका वैदिक साहित्य मिला था। और इनका संलग्न किससे होता है? किससे जुड़ाव रहते हैं गांव के लोग? कृषि से, पशुपालन से। ठीक है, और ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं? ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं बच्चों? ग्राम के निवासी, जो गांव के निवासी होते हैं उन्हें ग्रामीण समुदाय कहते हैं। तो ग्राम के निवासी ग्रामीण समुदाय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। ग्राम हमने बताया, ग्राम शब्द यानी का अर्थ होता है गांव। गांव सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला था? वैदिक साहित्य मिला था। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कृषि पशुपालन संलग्न होते हैं। ग्रामीण समुदाय क्या होता है? ग्राम के निवासी ग्रामीण समुदाय कहलाते हैं। और बच्चों एक चीज बात यह है कि जैसे हम 3-4 गांव बता दें आपको, जैसे हम 3-4 गांव बता दें, जैसे मान लीजिए एक गांव हमारा ये, एक गांव हमारा ये, एक गांव ये और एक गांव ये, हम ये कह दें कि क्या इन सबों को लोगों का रहना, खाना, इन सब चीजें एक ही होती हैं क्या? नहीं बच्चों, भाई इनका रहना खाना मान लीजिए कुछ और है जो है, इनका रहना खाना ओढ़ना पहनना कुछ और है जो है, इनका कुछ और इनका कुछ और। यानी कि यूं कहें कि हर प्रत्येक गांव का अपना रहन सहन खान पीन सब कुछ लगभग दूसरे गांव से जो होता है भिन्न होता है। ठीक है, चलिए एक चीज और, ग्रामीण समुदाय का मुख्य व्यवसाय कृषि होने के कारण इनको खेती हर भी कहते हैं। ग्रामीण समुदाय का मुख्य कार्य कृषि होने के कारण इन्हें खेतीहर भी बच्चों कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण समुदाय का मुख्य कार्य कृषि होने के कारण इन्हें खेतीहर भी कहा जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, चलिए एक हमारे जो है वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या है बच्चों? चल नोट कर लीजिए इसको जो है। रॉबर्ट रेडफील्ड एक विद्वान है जिन्होंने ग्रामीण समुदाय को लघु संज्ञा का रूप दिया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु संज्ञा का रूप दिया है। पेपर में क्वेश्चन आपके आ सकता है कि ग्रामीण समुदाय को लघु संज्ञा का रूप किसने दिया? हमारे विद्वान रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को
लघु संज्ञा का रूप दिया है। अब जो याद कैसे करेंगे, अब ये याद कैसे करेंगे कि ग्रामीण समुदाय में लघु संज्ञा का रूप किसने दिया है, रेडफील्ड ने दिया है। अच्छा, फील्ड से बात करें, फील्ड से बात करें, फील्ड माने क्या होता है बच्चों, खेती होता है। क्या होता है, खेती। क्या होता है, खेती होता है। ठीक है, फील्ड की बात करें, फील्ड माने क्या होता है, खेती होता है, जमीन होती है। ठीक है, तो रेड फील्ड ने क्या किया था, फील्ड 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 खेती यानी कि लघु संज्ञा का इन्होंने क्या किया था बच्चों, रूप दिया था। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को। ठीक है बच्चों, रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या किया था, ग्रामीण समुदाय को लघु संज्ञा का रूप दिया था। फील्ड माने क्या होता है, खेत होता है, खेती होता है। हम लोग खेलते ही नहीं कहते फील्ड में खेलने जा रहे हैं, हो सकता है फील्ड, कोई कोई फील्ड क्या होता है वो छोटा होता है, कोई कोई फील्ड बच्चों क्या होता है, बड़ा होता है। तो छोटे फील्ड से आप याद रखेंगे लघु, लघु यानी छोटा जो है। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो आपका हो गया। अब आपने ग्रामीण समाज के प्रकार, ग्रामीण समाज के प्रकार की, ग्रामीण समाज कितने प्रकार के होते हैं। ग्रामीण समाज के प्रकार देखो भैया तुम। ग्रामीण समाज के 4 प्रकार होते हैं। ग्रामीण समाज के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है कृषि कार्य वाले ग्राम। कृषि कार्य वाले ग्राम। नेक्स्ट आता है गैर कृषि कार्य वाले ग्राम। गैर कृषि कार्य वाले ग्राम। नेक्स्ट बच्चों आता है उपनगरीय ग्राम। उपनगरीय ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आता है औद्योगिक ग्राम। क्या आता है बच्चों, औद्योगिक ग्राम, इंडस्ट्रियल विलेज। ग्रामीण समाज के प्रकार, ग्रामीण समाज 4 प्रकार के होते हैं। कृषि कार्य वाले ग्राम, गैर कृषि वाले कार्य होते हैं, उपनगरीय ग्राम होते हैं, औद्योगिक ग्राम होते हैं। कृषि कार्य वाले ग्राम क्या होते हैं, कृषि कार्य वाले ग्राम से आप सीधा सीधा अंदाजा ला सकते हैं, जो लोग बच्चों क्या करते हैं, ग्रामीण समाज के सभी लोग जो प्राय अपनी खेती से संबंध रखते हैं, यानी खेती संबंधित अपना सारा कामकाज करते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि खेती करके अपनी ये लोग जीविका चलाते हैं। अपना खेत में गए, अपना जो फसल उगाए वगैरह, उसी को खाया, बेचा, बनाया वगैरह, उसी से क्या करते हैं ये लोग अपनी जीविका चलाते हैं। कृषि कार्य वाले ग्राम, जिस गाँव में कृषि संबंधित जैसे कार्य होते हैं। ठीक है, इन गाँवों का आकार प्राय छोटा होता है। इन गाँवों का आकार प्राय कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गए कृषि कार्य वाले ग्राम। गैर कृषि कार्य वाले ग्राम, ऐसे ग्राम, ऐसे गांव जहां पर कृषि संबंधित क्या होते हैं, कार्य नहीं होते हैं, यानी खेती संबंधित कार्य नहीं होते हैं। हम या यूं कहते हैं कि वहां पर खेती का अभाव होता है, जमीन की जगह की खेती क्या होता है, अभाव होता है बच्चों। ठीक है, तो वो होते हैं गैर कृषि कार्य वाले गांव। इस प्रकार के गांव में क्या होता है, खेती योग्य भूमि वगैरह नहीं पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, राजस्थान कुछ जगहों ऐसी हैं जो है भारत में, जैसे वहां पे क्या होता है, खेती योग्य भूमि नहीं पाई जाती है। यहाँ के ग्रामीण समाज का काम क्या होता है, छोटा कार्य होता है। यहाँ के ग्रामीण समाजों का कार्य जो होता है बच्चों, छोटा होता है। ठीक है, और ऐसे गांव क्या होता है, शिल्पकार, हस्तकारों, इन तरह से अपने सब सारा काम जीविका चलाते हैं।
ठीक है, कृषि कार्य वाले बता दिया, गैर कृषि वाले बता दिया। थर्ड आता है उपनगरीय ग्राम। उपनगरीय, नगरी यानी कि यहाँ बड़े बच्चों वाला नगर, नगर यानी कि एक सिटी कह सकते हैं, शहर से, यानी कि ऐसे गांव, ऐसे गांव जिनकी सीमा, जिनके गांव की सीमा एक बड़े शहर से लगी होती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक छोटा सा गांव है और उसी गांव के बगल से, यानी कि उसी गांव के बाहर गांव जैसे जाए तो एक खूब बड़ा शहर लगा हो। ठीक है, तो उपनगरीय ग्राम वो ग्राम होते हैं जिस गांव की सीमा क्या होता है, शहर की सीमा से संलग्न होता है, शहर की सीमा से बिल्कुल जुड़ा होता है, वो ग्राम होते हैं बच्चों उपनगरीय ग्राम होते हैं। ठीक है, वह ग्राम जिसकी सीमा नगर, जिसकी सीमा नगर बाहरी सीमा से संलग्न होती है, जुड़ी होती है, उसे हम उपनगरीय ग्राम कहते हैं। सीधा हमने आपको बता दिया, कोई भी जो छोटा गांव होता है, अगर उसी गांव बाहर कोई बड़ा शहर है, अगर उसी से वो सीमा लगी होती है, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, वो हमारा हो जाता है उपनगरीय ग्राम हो जाता है। ठीक है, ऐसे ग्रामों में क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं का ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। होता क्या है, उपनगरीय ग्राम शहर वाले, यानी ये गांव वाले लोग हैं। ठीक है, ये क्या है, शहर वाले लोग हैं। अब आपका गांव ये है, मुश्किल से आप आधा किलोमीटर गए, वहां पे क्या है, बहुत बड़ा शहर बना हुआ है। ठीक है, मान लो ये गांव है, यहाँ मुंबई बना हुआ है। बोले यार भाई मन नहीं लग रहा है, क्या होता है, चलो बाहर घुमाते हैं, चल के शहर में कुछ खा पी आते हैं जाके, है ना। गांव में हाँ फिलहाल, पहले क्या था, साधन नहीं था, अब तो सब साधन हो गया। गांव में टिक्की चाट बता रहे सब आप आजकल बेचने आने लगे जो है। तो कहते हैं भैया जी, गांव वाले कहते हैं यार इसे कोई उब रहा है, मन बैठे बैठे बोल जाता है, चलो यार बड़े शहर में बम्बई में होते हैं, चल के बाहर कुछ खा पी आते हैं जाके। अच्छा, ये लोग गए, फिर वहां पे क्या होता है, लौटे वहां से, फिर देख जाके घूम घाम के फिर अपने गांव वाले को बताते हैं यार फला फला जगह गए थे जो है, वहां हमने ये चीजें देखी। बोले अच्छा है, बोले हम भी जाएंगे कल जो है। बोले हाँ भैया बिल्कुल जो है। फिर क्या होता है, गांव वाले फिर जाते हैं, बाहर का रहन सहन देखते हैं, कपड़े उन्ने वगैरह खरीदते हैं जो है, फिर आप क्या करते हैं, पहनते हैं। बोले बहुत अच्छा कपड़ा है यार, ये ऐसे कपड़े लाए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि काफी कल्चर का भी इफेक्ट पड़ता है, काफी कल्चर का इफेक्ट पड़ता है, बोली भाषा में इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो नगरीय गांव हमने आपको बता दिया, ऐसे गांव जिनकी सीमा किसी शहर से लगी होती है, वो होते हैं उपनगरीय ग्राम बच्चों। ठीक है, चलिए औद्योगिक ग्राम। औद्योगिक ग्राम यानी कि नाम से ही इंडस्ट्रियल विलेज है, यानी कि इंडस्ट्रियल विलेज से संबंध है कि ऐसे गांव में क्या होते हैं, बड़े बड़े उद्योग या छोटे वगैरह छोटे मोटे कारखाना वगैरह क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। तो ऐसे गांव को हम लोग औद्योगिक ग्राम कहते हैं। तो औद्योगिक ग्राम ऐसे गांव जहाँ पर क्या होता है, छोटे मोटे बड़े कारखाने स्थापित होते हैं, तो ऐसे गांव को हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक ग्राम। क्या होता है, जैसे गांव में बहुत लोग दूध डेयरी वगैरह लगा लेते हैं, मत्स्य पालन मछली वगैरह पाल लेते हैं, है ना, मुर्गी पालन करते हैं जो है। तो इस तरह क्या ये औद्योगिक ग्राम कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ग्रामीण समाज के 4 प्रकार होते हैं, कृषि कार्य वाले ग्राम, गैर कृषि कार्य वाले ग्राम, उपनगरीय ग्राम, औद्योगिक ग्राम। कृषि कार्य वाले ग्राम बता दिया, जिन गाँव के लोग क्या करते हैं, कृषि संबंधित अपना काम करते हैं और अपना काम करके यानी कि अपनी जीविका चलाते हैं। गैर कृषि ऐसे गांव जहाँ पे खेती का अभाव पाया जाता है, वहाँ पे कृषि कार्य वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, हस्तशिल्प और आर्ट क्राफ्ट वगैरह करके अपनी क्या करते हैं, जीविका चलाते हैं। ठीक है, उपनगरीय ग्राम क्या होता है, ये बताया, जिस छोटे गांव की सीमा किसी बड़े शहर से अगर जुड़ी होती है, उपनगरीय ग्राम होते हैं। औद्योगिक ग्राम क्या होते हैं, ऐसे गाँव जहाँ पे छोटे मोटे कारखाने या बड़े कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह स्टैब्लिश होती है, लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, और भी लोग। ठीक है, और औद्योगिक ग्राम में क्या होता है, एक सबसे बड़ा ऑप्शन ये होता है कि गांव के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है। भाई अब यहाँ पे इन्होंने क्या करी, फैक्ट्री लगाई जो है, एक अपने फैक्ट्री लगा लिया। बहुत से लोग गांव में क्या बेरोजगार बैठे हैं, नहीं कुछ है काम धंधा, कुछ है नहीं है, क्या करते हैं, सोचते हैं कि जाए यहाँ फैक्ट्री में मालिक से बात करें जो है, कुछ काम वाम करेंगे तो हमको क्या होगा, रोजगार मिल जाएगी। जो ठाणे बैठे नहीं कहा, ठाणे बैठे से कुछ काम करो तो अच्छा होते जो है ना। तो कुछ जाएंगे तो कम से कम 4 पैसा तो मिली, कम से कम जो है काम कर रहे जो है, खाली बैठे का होगी जो कहते नहीं कहते हैं। तो क्या होता है, इससे लोगों को क्या होता है, रोजगार मिलना शुरू हो जाता है, कि ये अवसर प्रदान करता है रोजगार का। ठीक है बच्चों,
फिलहाल डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है, मैंने इतना समझा दिया आपको, इसी से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट अच्छा बात करें अब ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। ये तो अपने प्रकार समझे, ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। इनकी विशेषताएं निम्न प्रकार से, बहुत सारी इनकी विशेषताएं हैं ग्रामीण समाज की, ठीक है। जैसे विशेषता की बात करें, पहली विशेषता इनकी क्या है, गांव का आकार छोटा होना। आप गांव जाते हैं, गांव में आपने जो जो कुछ देखी जो ये सब क्या विशेषता है, आप वहां पे देख के आए, अपने खेती बाड़ी खेत घुमाए, लोग घरे में गए, लोग घर देखा, लोगों से मिला जुला, फिर आप क्या करते हैं शहर वालों को बताते हैं अगर हम गांव गए थे, हमने खेत वेत देखा, हम लोगों से मिले, हमने वहाँ लोगों के घर देखे। ये सब क्या आप विशेषताएं बता रहे हैं गाँव की, जो है कि नहीं। तो गाँव का पहली बात तो क्या होता है, गाँव का आकार छोटा होना, सबसे पहला विशेषता ये है। गांव का आकार छोटा होना, ये पहले ग्रामीण समाज की क्या है विशेषता है, ठीक है। इनका मुख्य कारण ये है कि अपनी खेती यानी कि खेती के पास में अपना छोटा सा क्या अपना मकान वगैरह बनाए रहते हैं, उसी कह देते हैं गाँव का आकार छोटा होना। इसलिए ऐसे हम यूँ कहें जैसे इतना बड़ा गाँव मान लो, ठीक है, तो क्या करते हैं बहुत से लोग क्या है किसी किसी गाँव में क्या है कि ये मान लो उनकी खेती है, उसी में क्या करते हैं अपनी छोटी सी रहने के लिए क्या उन्होंने कुटिया बना ली जो है, इसी में अपना क्या करते हैं रहते हैं अपना, ठीक है। यहीं बगल में उनकी खेती बनी हुई है, यहीं अपना सारा अपना क्या करते हैं बच्चों खेती संबंधी सारा काम करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं खेती यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ से यहाँ खेत में अपना क्या करते हैं काम करने जाते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे क्या है अपने यहीं खेत में ही अपना छोटी सी कुटिया बनाए हुए हैं, यहीं अपना रहना खाना सब कुछ करना होता है। जब भी अपना खेत में काम करने जाना होता है, उठे बाहर निकले, उनका बाहरी खेत लगा हुआ है। ये क्या होता है ऐसे गाँव का आकार बड़ा होता है, लेकिन ऐसे गाँव का आकार क्या होता है बच्चों छोटा होता है, क्योंकि इनका घर जहाँ रहते हैं वो बिल्कुल खेत से संलग्न है, बिल्कुल खेती में है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है, यूं कहें बच्चों, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6 लाख गाँव में लगभग 83.3 करोड़ जनसंख्या क्या करती थी रहती थी। 83.3 करोड़ जनसंख्या रहती थी 6 लाख गांवों में, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। तो पहला आपको हम सोचते हैं विशेषता समझ में आया होगा बच्चों। दूसरी विशेषता कृषि मुख्य व्यवसाय, कृषि मुख्य व्यवसाय। इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय मेन ऑक्यूपेशन है जिसे बोलते हैं, वो इनका क्या है कृषि है। अपना क्या करते हैं सुबह उठे अपना क्या करें नहाए धोए कुल्ला पानी मंजन करके अपना फिर खेती में लग गए, जो अपना फसल है उसी की फसल की बुआई कटाई पानी लगाना सब ये करना, तो इनका मुख्य कार्य सुबह शाम तक देखे तो क्या है अपने बच्चों ये खेत में ही लगे रहते हैं, कृषि से संबंधित कार्य में ही लगे रहते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं कि गांव के लोगों की एक विशेषता क्या है कि कृषि इनका क्या है बच्चों मुख्य व्यवसाय है बच्चों, ठीक है। गांव के ज्यादातर लोग आप देखें होंगे कृषि के अलावा किसी दूसरे व्यवसाय में बहुत कम लोग ही लगे रहते हैं, यानी कि मुख्य काम अपना कृषि में लगे रहते हैं, दूसरे कामों में बहुत कम लगे रहते हैं। हाँ वो बात अलग है, कभी फुर्सत में है तो वो बात एक अलग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें
नेक्स्ट क्या कहते हैं विशेषता, संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली ये तीसरी विशेषता है। संयुक्त परिवार प्रणाली क्या है, बहुत अच्छी विशेषता है गांव के लोगों में। इसमें क्या होता है, 3 या 3 से अधिक के पीढ़ी के लोग क्या कर सकते हैं, एक ही परिवार में एक साथ रह सकते हैं। 3 या 3 से अधिक, 3 प्लस मोर लगा दिया, 3 या प्लस मोर से ज्यादा जो है पीढ़ियों के लोग एक ही परिवार में क्या है बच्चों रह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लोगों का जो रीति रिवाज, धर्म, परंपरा, ये सब क्या करते हैं बच्चों, एक ही नियम से, एक ही पालन से सब लोग क्या करते हैं, ये लोग मानते हैं। ठीक है। सामूहिकता इनमें बड़ी विद्वान होती है, सामूहिकता इनमें बड़ी विद्वान होती है जो है। और इसमें क्या है, 3 या 3 से ज्यादा के लोग एक ही परिवार में रह सकते हैं। लोगों के यहाँ का रहना, खाना, धर्म, परंपरा, रीति रिवाज सब एक ही चलेगा। यानी जैसे चाचा रह रहे हैं, फूफा रह रहे हैं, बुआ रह रही, और जो चाचा करेंगे, जो चाचा काम करेंगे या कोई धर्म परंपरा पूजा वगैरह वही क्या करेंगे, फूफा करेंगे, तो वही चाची करेंगे, तो वही बुआ करेंगे, तो वही अपन नाना मौसी, मतलब वही सब लोग करेंगे। यानी कि कहते हैं कि एक परंपरा को मानना, रीति रिवाज की परंपरा को मानना। ठीक है बच्चों। और इसमें परिवार के सभी लोग एक नातेदारी व्यवस्था के तहत क्या है रहते हैं जो है। ठीक है। संयुक्त प्रणाली क्या है, आज भी लगभग बहुत सारे गांव में है जो है। ठीक है। नहीं आजकल कहाँ होता है, भाइयों भाइयों में क्या होता है, लड़ाई हो जाती, टकराव हो जाता है, केवल खेती बाड़ी पीछे, घर दीवार सब बढ़ जाता है। ठीक है। तो संयुक्त प्रणाली, परिवार प्रणाली यूं का एक प्रकार से ज्वाइंट फैमिली टाइप में। ठीक है बच्चों। चलिए, ये थी हमारी तीसरी विशेषता गांव की, संयुक्त परिवार प्रणाली। अगली बात करते हैं बच्चों प्रकृति से निकटता। प्रकृति से निकटता। गांव के लोगों को प्रकृति से बहुत निकट होते हैं। गांव के लोग क्या होते हैं, प्रकृति से बहुत निकट होते हैं। आंधी आए, पानी आए, ओला आए, सब कुछ क्या उनको सब दिखाई देता है। जो ऐसा नहीं कि हमने कहते शहर वालों दिखाई देता है, ये लोग क्या होते हैं प्रकृति से बहुत निकट होते हैं, प्रकृति के बहुत ही पास होते हैं बच्चों। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अपने मत्स्य पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, इन सबको क्या करते हैं, अपना जीविका चलाते हैं बच्चों। ठीक है। और यूं कहा जाता है कि ग्रामीण समुदाय का जन्म प्रकृति की गोद में होता है। ग्रामीण समुदाय का जन्म प्रकृति की गोद में होता है। तो ग्रामीण समुदाय के लोग जो होते हैं प्रकृति से निकटता इनकी बहुत होती है बच्चों। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट आता है परिवार में एकरूपता का होना। लास्ट विशेषता है परिवार में एकरूपता का होना। परिवार में एकरूपता, नाम से ही एकरूपता, एकरूपता आजकल रही कहाँ गया है। बहुत सारे गांव में हाँ है कि लोग क्या करते हैं, मानते हैं अपने भाइयों को और अपने चाचा को, पीठियों को, लेकिन क्या होता है सब लड़ाई झगड़े, खेती द्वारी, मकान वगैरह सब क्या कर लेते हैं, अपना बंटवारा कर लेते हैं, सब अपना अलग अलग रहते हैं, अलग अलग खाते हैं। लेकिन कुछ कुछ गाँव में भी विशेषता है कि परिवार में एकरूपता बनी रहती है जो है। ठीक है बच्चों। परिवार में एकरूपता का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक चीज,
गांव के लोग सम्मान देने में गांव के लोग बहुत क्या होती सजग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं जो है, ठीक है। आपको सम्मान तुरंत आपको देते हैं, ठीक है। गांव लोगों में एक खास विशेषता ये जरूर होती है। सम्मान ऐसा नहीं, सम्मान सभी देते हैं, चाहे वो शहर वाला हो चाहे वो ग्रामीण इलाके का हो, लेकिन क्या होता है गांव के लोगों को जो होता है एक सम्मान देने का जो है कोई नजरिया ही बिल्कुल अलग से होता है जो है ना। और अब जैसे मान लो एक रुकता मतलब जैसे इनकी लड़ाई इनसे होगी, ये मान लो नाना है, अब इनकी लड़ाई क्या होगी, पापा से होगी। तो क्या करते हैं, ये नाना है और जो पापा है ये अपनी लड़ाई क्या करेंगे, आपस में ही रखेंगे जो है। ऐसा नहीं कि ये नानी बैठी है, यहाँ पे फूफा बैठे हैं, यहाँ बुआ, यहाँ पे यानी और भी कोई बैठा है, तो अगर नाना पापा लड़ाई हुई है तो इन दोनों की बात क्या हुई, इन्हीं तक रहेगी, ये बात इन तक नहीं जाएगी जो है। सबसे बड़ी खास विशेषता ये होती है जो है, ठीक है। ये आवाज कल क्या होता है, मार दी आगे पूरा गांव भर का पता लगा, पूरे परिवार से लगा पता, लड़ाई दंगा झगड़ा क्या होता है बच्चों और बढ़ता है ऐसे जो है। तो एकजुटता को होना भी बहुत जरूरी है। इन लोगों के बीच में क्या लड़ाई हुई तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी बात को आपस में सुलझा लिया और अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचाने दिया, ठीक है बच्चों। एक सबसे बड़ी चीज तो ये होती है, ठीक है। कोई भी सामाजिक कार्य हो, सामाजिक धर्म हो या कोई भी परंपरा हो तो क्या करते हैं लोग एक साथ सबका क्या करते हैं बच्चों, तो सभी लोग क्या करते हैं सम्मान करते हैं। परिवार में एकजुटता का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है बच्चों, ठीक है। ये हमने आज अभी क्लास में इतना पढ़ा कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में हमने ये पढ़ा कि जनगणना के अनुसार कितने देश हैं, कितने सॉरी गांव हैं भारत में, ठीक है। जनगणना कब होती है, पहली बार जनगणना कब हुई, इसके बाद ग्राम समाज के प्रकार पढ़े, लेखपाल पढ़ा हमने, वीडियो क्या होता है, तहसीलदार क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है बच्चों, ग्राम पंचायत क्या होती है, इस तरह से और भी टिप्पणियां हमने पढ़ी। और आने वाली क्लास में आगे लेक्चर में भी हम लोग और अच्छे से धीमे धीमे सब कुछ सीखेंगे जो है। बाकी जो है लेखपाल एवं के कार्य हमने चैप्टर नंबर 7 में बताया था आपको, लेखपाल के सभी कार्य वगैरह समझाएंगे। और हमने ग्रामीण समाज पढ़ा, ग्राम विकास क्या होता है, ठीक है। और ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय क्या होता है, सबसे पहला कहाँ पे इसका उल्लेख हुआ था ग्राम शब्द का जो है, ठीक है। ग्रामीण समाज को और क्या कहते हैं, क्यों कृषि के मुख्य व्यवसाय संलग्न होने का इन्हें खेतिहर समाज भी कहते हैं बच्चों। रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या किया था सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले क्या रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु संज्ञा का रूप दिया था। ग्रामीण समाज के हमने प्रकार पढ़े, ग्रामीण समाज हमने 4 प्रकार के बताए थे आपको, गैर कृषि वाले कार्य, एक कृषि वाले कार्य, गैर कृषि, कृषि वाले कार्य, उपनगरीय ग्राम और औद्योगिक ग्राम, ठीक है। इन चारों को हमने समझा एक्सप्लेन अच्छे से। इसके बाद हमने ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताई, ग्रामीण समाज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों, ठीक है। वहाँ की प्रकृति का अंदाज ही कुछ और अलग होता है, ठीक है। वहाँ का रहन सहन भी काफी परिवर्तन होता है बच्चों, ठीक है। पता लगे शहर के लोग क्या होते हैं, इतने आप कपड़े पहनते हैं, लेकिन गांव के लोग क्या करते हैं अपनी पुरानी परंपरा को नहीं भूलते हैं, वो अपना फुल, ठीक है, अपना कपड़े वगैरह सब कुछ पहनते हैं, ठीक है। काफी प्रभाव पड़ता है। शहर के लोग क्या होते हैं, आज चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, लेकिन गाँव वाले क्या होते हैं, भैया हमें तुम नमक रोटी लाओ, हम वही खा ले पड़ के जो अपन वही मीट खा ले, जो दूध रोटी लाओ वही खा ले। लेकिन गाँव वाले का आओ चलो आज चाउमीन खाइए, चलो गाँव वाले का हटो चाउमीन नहीं तो खा लीजिए जो, मतलब जो है अपना देखो उनका रहन सहन खाना पीना में बच्चों काफी प्रभाव पड़ता है। वो चाहे हमारा गांव सब के लोग हो, चाहे बच्चों हमारे वो शहर के लोग हो, ठीक है, उनका अपना अलग रहता है, ठीक है। तो बच्चों हमारी ये जो थी आज ग्रामीण समाज एवं विकास जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका जो है पहला चैप्टर हमने पढ़ा ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। हमने अभी इतनी चीजें केवल सीखी, लेकिन आगे क्लास जो कल वाली क्लास में इसके आगे के चैप्टर लेके आएंगे। टॉपिक क्या है, वो हमारा ग्रामीण विकास परिवर्तन तथा समस्याएं लेके आएंगे, ठीक है। ग्रामीण विकास में क्या क्या परिवर्तन हुआ, ग्रामीण के विकास में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ठीक है बच्चों। तो आज इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन में कल आपसे फिर मुलाकात होती है। बने रहिए ट्राई स्टार क्लासेस में, ठीक है बच्चों। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।
थैंक यू।